हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। तो हम यहाँ पे आरके जैन को सॉल्व कर रहे थे और आरके जैन में हम यहाँ पे एचएमटी के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे और कुछ कुछ काफ़ी इजी भी थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। हम सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसी क्वेश्चन पे हैं हम यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड अपॉन। तो किस पे ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिपेंड करता है? तो नेचर पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है और बॉडी के सरफेस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि हमने ऐसा ये क्वेश्चन पहले भी देखा था। तो इसका ऑल ऑफ द अबव रहेगा। अगला क्वेश्चन है द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, वेवलेंथ, फिजिकल टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू प्लेट्स स्पेस्ड 150 millimeter apart are maintained at 1000 degree centigrade and 70 degree centigrade. The heat transfer will take place mainly by। तो हीट ट्रांसफर यहाँ पे किससे होगा? कन्वेक्शन से होगा, फ्री रेडिएशन से होगा, किससे होगा? फ्री कन्वेक्शन से होगा या किससे होगा? देखिए हमारे पास दो प्लेट हैं, कोई ये प्लेट है और कोई दूसरी प्लेट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 150 मिलीमीटर। 150 मिलीमीटर है, मतलब ये एक दूसरे से काफी दूर हैं, ठीक है ना? काफी दूर मतलब ठीक ठाक दूरी पे हैं। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो ऑब्वियस सी बात है, कंडक्शन से तो हो नहीं सकता। तो कंडक्शन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर काफी कम है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट ट्रांसफर अगर यहाँ पे ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसका एक ही मेन रीजन है, वो है रेडिएशन। क्योंकि कन्वेक्शन को आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे कन्वेक्शन जो है, जरूरी नहीं कि हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के कारण हो। बट रेडिएशन इसलिए बोल रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मीडियम कुछ भी हो सकता है इनके बीच में। क्योंकि आपका कन्वेक्शन तो तभी होगा जब एयर है या कोई मीडियम है बीच में। बट अगर कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे रेडिएशन हो सकता है। तो आप इसका आंसर ई भी कर सकते हैं, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, और केवल रेडिएशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ज़्यादातर प्रेफर रेडिएशन ही करते हैं, क्योंकि प्लेट्स के जितने भी केस देखेंगे आप जिससे किसी एक से दूसरे में रेडिएशन जाता है, वो आप रेडिएशन के केस ही देखते हैं, ठीक है ना? हालांकि इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा होने के कारण इस पे जो एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो एयर मॉलिक्यूल्स कुछ पास होंगे और वो कुछ संभावना है कि वो एयर मॉलिक्यूल्स वापस आके इस दूसरी प्लेट पे आए, जिससे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें। बट वो चांसेस काफी कम है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे हम रेडिएशन को आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्बिविटी ऑफ अ बॉडी विल बी इक्वल टू इट्स एमिसिविटी एट ऑल टेम्परेचर्स एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन सिस्टम इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम एट क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ पॉलिश्ड बॉडी। देखिए जो एब्जॉर्बिविटी है वो एमिसिविटी की कब इक्वल होती है? वो किसी एक ब्लैक बॉडी के लिए रहता है, बट वो सभी बॉडी के लिए भी रहता है कब? जब एक कोई हमारे पास कोई फिक्स टेम्परेचर हो और सिस्टम और सराउंडिंग या फिर जो बॉडी है वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। तो सी ही यहाँ पे आंसर रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ किरचॉफ। किरचॉफ्स लॉ है यही आप हमारा, ठीक है ना, जो हमें बताता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर आपका कोई सिस्टम है उस पे जितना भी एब्जॉर्प्टिविटी रहेगी वो एमिसिविटी के इक्वल होगा। इन रिजनरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय। रिजनरेटर हीट टाइप हीट ट्रांसफर में, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हमारे पास कुछ इस टाइप का एक मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स में जो भी हमारे पास ये मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स में पहले तो इसको हम कुछ हीट अप कर देते हैं। हमने क्या किया, इससे इसे कुछ हीट अप कर दिया, यहाँ से कुछ हॉट फ्लूइड गया इसमें से, और हॉट फ्लूइड गया तो कहीं से इसको आउटलेट कर दिया इस हॉट फ्लूइड को। उसके बाद हॉट फ्लूइड जाने के बाद हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स को, जो भी हमारे पास सेल्यूलर मैट्रिक्स इसमें यूज हो रही है अगर, तो जो भी जिस भी टाइप का हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है उस रिजनरेटर टाइप एक्सचेंजर का, उस तरीके से हम यहाँ पे इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, कोल्ड फ्लूइड को डालेंगे। कोल्ड फ्लूइड को डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी हीट होगी वो क्या होगी, कोल्ड फ्लूइड पे चले जाएगी और वो हीट अप हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास पहले हमने क्या डाला, हॉट फ्लूइड डाला, फिर कोल्ड फ्लूइड डाला। तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली हम हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड को यूज करते हैं, इसीलिए इसका आंसर रहेगा फ्लो ऑफ हीट हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स अल्टरनेटली ओवर अ सरफेस। दिस इज द सी ऑप्शन विच इज राइट। अगला क्वेश्चन, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच इज ब्लैक इन कलर, reflects all heat, transmits all heat radiations, absorbs heat radiations of all wavelengths,
फॉलोइंग ऑलराइट। तो यहाँ पे डी ही सही रहेगा। हमने कहा था कि ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जिसपे किसी भी टाइप का रेडिएशन पड़ता है, वो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है। नेक्स्ट है प्लांक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर। प्लांक्स लॉ किसके लिए यहाँ पे रहता है, ब्लैक बॉडी के लिए, पॉलिश बॉडी के लिए, या किस बॉडी के लिए? तो ऑब्वियसली बात है ब्लैक बॉडीज के लिए। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड सरफेस चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 627 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट्स एमिसिव पावर चेंजेस द रेशियो ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 627 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होता है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसकी एमिसिव पावर क्या होगी। अब देखिए एमिसिव पावर क्या होता है, तो अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहले आप निकाल देते हैं एक पहली कंडीशन में सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस कंडीशन में मान लिया कि इसके पास जो एमिसिव पावर होगी वो E1 होगी, और यहाँ पे सिग्मा तो सिग्मा ही रहेगा क्योंकि कुछ टाइम बाद भी मटेरियल सेम है, तो सिग्मा सेम रहेगा, प्लांक कांस्टेंट। टी टी आपका कितना था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये T1 मान लिया, T1 टू द पावर 4। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, दूसरी कंडीशन को पहली कंडीशन से डिवाइड कर दें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंपल इक्वेशन बना दीजिए, E2 सिग्मा T टू द पावर 4। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को आप क्या करें, फर्स्ट से डिवाइड करें। क्या लिखेंगे, E2 बाई E1 इज इक्वल टू सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, मतलब T2 अपॉन T1 टू द पावर 4। अब ये T2 और T1 क्या है, तो आपको यहाँ पे इनको डिग्री सेंटीग्रेड में है इसलिए आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 627 प्लस 273 विल बिकम 900, एंड दिस 27 प्लस 273 इज 300 केल्विन। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर आपको, तो क्या मिलेगा, 900 अपॉन 300 टू द पावर 4, और आ जाएगा ये आपका 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 टू द पावर 4 विच इज 81। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 81, इसका आंसर ई सही रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द रेडिएटिंग प्रॉपर्टीज बॉडी विल बी ट्रांसपेरेंट व्हेन, हमने कहा था, हमें एक इक्वेशन याद होती है, रो प्लस जो कि हमारा क्या है, अल्फा प्लस विच इज एब्जॉर्प्टिविटी एंड आपका रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिबिलिटी इज इक्वल टू 1। अब हमने कहा कि अल्फा का वैल्यू 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, रिफ्लेक्टिविटी का व्हाइट बॉडी के लिए, और ट्रांसमिबिलिटी किसी ट्रांसमिट बॉडी के लिए, ठीक है ना, कोई भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट बॉडी है उसके लिए। अब ओपेक बॉडी के लिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ओपेक बॉडी के लिए हमने कहा था अल्फा प्लस रो विल बी 1, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि ये टाउ का वैल्यू, मतलब कि ट्रांसपेरेंट का कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी है तो उसके लिए यहाँ पे केस पूछ रहा है, तो मतलब इस टाउ का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, टाउ का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब टाउ का वैल्यू 1 होगा तो इसका मतलब अल्फा और रो का वैल्यू, दोनों का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो टाउ इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज 0 एंड रो इज 0, सी इज द राइट आंसर। थर्मल रेडिएशन एक्सटेंड्स ओवर द रेंज ऑफ ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये इसकी रेंज होती है, ठीक है, यही आप आगे भी आंसर करेंगे। अ ग्रे बॉडी इज वन हुज एब्जॉर्प्टिविटी, कोई ग्रे बॉडी है उसकी एब्जॉर्प्टिविटी, मतलब जो बॉडी है वो वाइट बॉडी नहीं है, सॉरी वो बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी नहीं है, उसको छोड़ के सभी बॉडीज को हम ग्रे बॉडी कहते हैं। तो इस ये हमें पता है कि जो हमारी ब्लैक बॉडी है वो टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो एक ग्रे बॉडी क्या करेगी, ये टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इट डज नॉट वेराइज विद टेम्परेचर एंड ये आपका है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया पहला वाला, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ना ही ये वेवलेंथ के साथ वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको ऑप्शन दिख रहा है, इट डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज डिफाइंड एज। अब देखिए इफेक्टिवनेस क्या होता है, अगर आपके पास कोई इस तरीके का काउंटर फ्लो है, ठीक है, सॉरी पैरेलल फ्लो है इस तरीके का, ये आपका हॉट फ्लूइड जा रहा है m डॉट एच सी पी एच, ठीक है, ये आपका वापस आता है हॉट फ्लूइड कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आता है आपका कोल्ड फ्लूइड वापस इस तरीके से, m डॉट सी सी पी एच इसका मास फ्लो रेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे इफेक्टिवनेस क्या होगी, तो आपको टेम्परेचर पता होगा, ये है THI, दिस इज TH एग्जिट, ठीक है, एग्जिट पे हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट पे टेम्परेचर, और सॉरी
ये यहाँ पे पैरेलल फ्लो हमने बनाया था, तो ये डायरेक्शन इधर होगी और यहाँ पे हमारे पास कोल्ड फ्लूइड का इनलेट होगा और कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर यहाँ पे होगा, एग्जिट टेम्परेचर यहाँ पे होगा। तो देखिए हमें पूछ रहा है इफेक्टिवनेस क्या होगी, तो इफेक्टिवनेस आपके दो तरीके से निकलती है। एक तरीका क्या, एक तरीका तो सिंपल आप ये जानिए कि यहाँ पे हम लेते हैं इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल, कितना हीट एक्चुअल में ट्रांसफर हो रही है और कितना मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, कितना मैक्सिमम पॉसिबल है। तो मैक्सिमम पॉसिबल दोनों में ही हमने टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है। मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस कहां पे दिख रहा है, यहां पे। इन दोनों का अगर आप कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस लें THI और TCI का, that will be maximum temperature difference because it is the highest temperature in parallel flow and it is the lowest temperature in parallel flow. That's why their temperature difference will be maximum. तो आप अगर चाहे काउंटर फ्लो लें, पैरेलल फ्लो लें, दोनों में ही THI और TCI will be having maximum value THI माइनस TCI। ठीक है, दो तरीके से हम यहाँ पे इफेक्टिवनेस लिखते हैं। ठीक है, मैं पहला तरीका ये बता रहा हूँ और दूसरा तरीका ये है। ठीक है, कहाँ पे नीड होगी वो अकॉर्डिंग टू आप थ्योरीज में पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जैसे आपको एक फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या लिया, मैक्सिमम वैल्यू लिया। ठीक है, आप कभी भी ले लें यहाँ पे THI और TCI का, ऑब्वियसली बात है भाई, जो फ्लूइड हमारे पास हॉट फ्लूइड है उसका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा, धीरे धीरे वो कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और कोल्ड फ्लूइड का मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर कब होगा, जब वो इनलेट में आ रहा होगा। तो इसीलिए अगर आप उन दोनों का डिफरेंस लें तो वो डिफरेंस क्या आएगा, वो मैक्सिमम आएगा, है ना। तो इसीलिए हमने मैक्सिमम यहाँ पे ले लिया दोनों में। अब देखिए डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है कि अगर आप यहाँ पे पहले तो आप इफेक्टिवनेस इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, THI और TCI का। दूसरा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, बट पहले तो आपने डिफरेंस ले लिया THI माइनस TCI, TCE, सॉरी THE। ठीक है ना, THE। दूसरा आपने डिफरेंस लिया इन दोनों का TCI और TCE का, बट इसमें आपको पता होना चाहिए कि TCI इज लेस देन TCE। दैट मींस वी विल सब्ट्रैक्ट TCI फ्रॉम TCE, TCE माइनस TCI ये करेंगे इसमें, क्योंकि TCE इज ग्रेटर देन TCI। एग्जिट में कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम वहां पे उसको कराना ही हॉट चाह रहे हैं, हॉट फ्लूइड की मदद से। ठीक है ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास इफेक्टिवनेस के फॉर्मूले हैं। अब इन दोनों में से यूज कौन सा होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका भी वैल्यू मैक्सिमम आएगा इन दोनों में से उसी का ही आप यहाँ पे इफेक्टिवनेस का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आप देखें तो आपको दोनों ऑप्शन शायद दिख रहे हैं, THI माइनस TCI। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये भी सही है, ये तो हो ही नहीं सकता THO माइनस THI, पता नहीं क्या है। ठीक है, ये भी नीचे अगर आप देखें तो ये सही है इनके, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऊपर THI माइनस THE लिखा है, क्या THI माइनस THE यहाँ लिखा है, तो मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा TCE माइनस TCI कहीं लिखा है, TCE माइनस TCI भी लिखा है, तो मतलब A और B दोनों सही हो गए, बट A और B में से वही वैल्यू लेंगे जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो इसलिए यहाँ पे परफेक्ट आंसर रहेगा C। ग्रेटर वैल्यू जो भी होगी इन दोनों में से वही हम लेंगे, इसलिए C इज द राइट आंसर। अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, हाँ ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसमें गलत दिया है आर्किजन में, तो इसको आप सही कर लीजिएगा कि भाई जो भी हमारे पास क्रिटिकल रेडियस है, देखिए क्रिटिकल रेडियस क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं हीट और, ठीक है ना, हीट फ्लो और यहाँ पे थिकनेस के बीच में, तो क्या होता है जैसे जैसे हम यहाँ पे थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, कोई भी हो सकता है वो, चाहे आपका कोई सिलेंडर है या कोई वायर है, उसके बाहर से आप इंसुलेशन लगा रहे हैं। ठीक है, ये इंसुलेशन की टाइम की बात है कि जैसे जैसे आप इंसुलेशन लगा रहे हैं इसके बाहर से, इंसुलेशन क्यों लगा रहे हैं आप, ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि हीट ट्रांसफर ना हो, इससे बाहर कोई हीट फ्लो ना हो या इसके अंदर ना आए, तो इससे बाहर ना जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलेशन लगा रहे हैं। इंसुलेशन लगा रहे हैं तो जैसे जैसे हम यहाँ पे थिकनेस बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, पहले पहले तो हीट फ्लो बढ़ता है। पहले पहले आप अगर थोड़ी थोड़ी थिकनेस बढ़ाएं तो एक पॉइंट आ जाता है जहां पे तक अगर आप थिकनेस बढ़ाते रहें तो आपका हीट फ्लो विल बी मैक्सिमम, मतलब हीट जो रिजेक्ट होगी इससे वो मैक्सिमम होगी। बट उसके कुछ टाइम बाद जब आप एक पॉइंट ऐसा अचीव कर लेते हैं कि जिसपे आपको मैक्सिमम हीट लॉस मिलता है, जिसपे आपको मैक्सिमम हीट लॉस मिलता है, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे हमने क्या कहा, हीट लॉस बढ़ रहा है, उसके बाद अगर आप फर्दर थिकनेस बढ़ाते रहें तो क्या होता है, उसका जो
इंसुलेशन का जो इफेक्ट है वो शो हो जाता है, मतलब इंसुलेशन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जो हीट लॉस होना था वो अब कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाते हैं इस पॉइंट के बाद, और यही थिकनेस अगर आप रेडियस के टर्म में बोलें तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस। यही वो थिकनेस है या यही वो रेडियस है जिस पे आपका जो इंसुलेशन है उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, अगर आप फर्दर इंसुलेशन या फिर लेयर चढ़ाते रहते हैं अपने, कोई भी वायर है या कोई स्फेरिकल बॉडी है उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक अगर आप जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एडेड इंसुलेशन विल इंक्रीज हीट लॉस। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक, मतलब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक, यहाँ तक जब जब आपने इंसुलेशन को ऐड किया तो क्या हीट लॉस इंक्रीज हुआ? हाँ, हीट लॉस इंक्रीज हुआ। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो पहले तो वैसे सही हो गया, दूसरा देखें तो एडेड इंसुलेशन विल डिक्रीज हीट लॉस। क्या हमने यहां तक जो जो इंसुलेशन ऐड किया वो डिक्रीज हुआ? नहीं। ठीक है, वो इंक्रीज ही हुआ। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं। एक तो होता है कंडक्टिव रेजिस्टेंस, दूसरा होता है आपका कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। अब कंडक्टिव रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है और कन्वेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज करता है। कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, बट क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिव रेजिस्टेंस जिस रेट से इंक्रीज करता है वो रेट कम होता है इस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के डिक्रीज करने से, इसीलिए यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस मीन्स जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया, इसका मतलब आपका जो हीट है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर फ्लो होगी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, हीट ट्रांसफर एबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए क्या होता है, हम इस पे लेयर बाय लेयर चढ़ाते रहते हैं और एक ऐसी कंडीशन आती है जिसपे कि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा रेट से इंक्रीज करती है एज कंपेयर टू दिस कन्वेक्शन डिक्रीमेंट, इसीलिए क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है वो अपना इफेक्ट दिखाती है। ठीक है ना, थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, या थर्मल रेजिस्टेंस है वो अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है ना, जो हमारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके उसके इंक्रीज होने के कारण, तो इसीलिए यहाँ पे उसके बाद हमारा हीट लॉस कम होता है। अगला क्वेश्चन, फॉर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स विद एमिसिविटीज E1 and E2 द इंटरचेंज फैक्टर फॉर रेडिएशन फ्रॉम सरफेस 1 टू सरफेस 2 इज गिवन बाय। इसका आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, दैट विल बी E1 E2 अपॉन E1 प्लस E2 माइनस E1 E2। ठीक है, इसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हीट एक्सचेंजर विद हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया A and overall heat transfer coefficient U handles two fluids of heat capacity C max and C minimum. The parameter NTU number of transfer heat जो कि हमारे मदद करता है एमिसिविटी निकालने के लिए, यही है वो NTU used in the analysis of heat exchanger is specified as। तो NTU क्या होता है, NTU का वैल्यू हम डायरेक्टली लिख लेते हैं A, that is area, U is the overall heat capacity and of fluids, and this is C, and this C should be minimum, इसीलिए आंसर रहेगा D। A composite slab has two layers of different materials with thermal conductivity K1 and K2. If each layer had the same thickness, the equivalent thermal conductivity of slab would be। ठीक है, कोई भी हमारे पास कंपोजिट स्लैब है एंड हैज टू लेयर्स, दो लेयर है उसमें। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, और इसमें इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दूसरा क्वेश्चन ये है। पहला वाला मैंने आपको क्रिटिकल रेडियस बताया था जो कि आर की जेन में गलत दिया है जिसका आंसर। दूसरा ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखिए कोई कंपोजिट स्लैब है जिसमें टू लेयर्स हैं, कंडक्टिविटी एक की K1 है तो दूसरे की K2 है, दोनों की थिकनेस सेम है और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। तो देखिए अगर आप इसकी एनालॉजी की मदद से इसका सर्किट बना दें तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, पहला हो गया आपका R1, दूसरा हो गया R2। आपको निकालना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए पहले, R1 प्लस R2। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही सीरीज में है। तो आपको पता भी होगा कि अगर आप देखें तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं Q इज इक्वल टू dq dt by thermal resistance, and that thermal resistance is what, L upon Ka।
एल अपॉन के ए। तो यहाँ पे आपको पता है कि आर टी एच इज इक्वल टू एल अपॉन के। तो आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है कि इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन के ए। के मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एरिया सबका सेम है, एरिया सबका सेम है, ठीक है। पहले इसका एरिया इतना ही होगा तो दूसरे वाले का एरिया भी उतना ही है, सेम है। तो यहाँ पे हमने ले लिया ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया भी नहीं गया है एरिया के बारे में। तो हम यहाँ पे सिंपल सिंपल एरिया सेम ले लेते हैं। दूसरी बात L1 अपॉन के वन ए आप इसको लिख सकते हैं, प्लस L2 अपॉन के टू ए आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होगी भाई, मेरे अगर आपसे पूछूं कि इस कंपोजिट की पूरी थिकनेस कितनी है, दैट इज 2L। तो यू विल राइट 2L अपॉन के इक्विवेलेंट इनटू ए इज इक्वल टू L1 इज L K1 A प्लस L2 इज L K2 A, ठीक है। ए ए कैंसिल, एल 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 कैंसिल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सिंपल अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको देखने को मिलेगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका के इक्विवेलेंट आप यहाँ पे देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, के वन के टू और यहाँ पे हो जाएगा के वन प्लस के टू। तो बस के इक्विवेलेंट विल बिकम 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2K1 K2 प्लस 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सेमी सर्कुलर डक्ट इज शोन इन द गिवन फिगर बिलो, व्हाट इज द शेप फैक्टर F22 फॉर दिस केस। F22 आपको बताना है। तो ये क्या है, ये आपका कोई सर्कल होगा नीचे और ऊपर आपका सेमी सर्कुलर डक्ट है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर डक्ट है जिसका एरिया A2 है, जिसका एरिया, इसका एरिया A1 है। तो आपको ये बताना है कि F22 कितना होगा, मतलब 2 का 2 पे ही रेडिएशन, इस 2 का इस 2 पे ही, खुद पे ही कितना रेडिएशन होगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए, जब ये जो 2 एरिया है ये अपने पे भी रेडिएशन करेगा और 1 वाले एरिया पे भी रेडिएशन करेगा। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि F11 प्लस F12 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने लिखा किसके लिए, पहले वाले एरिया के लिए। वो अपने पे भी कुछ एरिया कुछ रेडिएशन डाल सकता है क्या, नहीं डाल सकता, इसलिए वो 0 होगा। दूसरे पे वो जरूर डाल सकता है, तो दूसरे के लिए हमने यहाँ पे F12 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन आप इसके लिए निकालें जिसके लिए आपको शेप फैक्टर निकालना है F22। तो देखिए आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं उस एरिया से दूसरे एरिया पे, मतलब F21 रेडिएशन, ठीक है ना। और उसके बाद F2 खुद पे ही, F22 खुद पे ही कर रहा है ना वो, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का सेमी सर्कुलर डक्ट है, तो ये खुद पे कर रहा है F22 इज इक्वल टू 1। ये भी 1 होगा, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आपको निकालना है ये F22, तो बस आप इसी के पीछे पड़ जाइए। क्या लिखेंगे, F22 इज इक्वल टू 1 माइनस F21। F21 का वैल्यू कितना था भाई, निकालना होगा किससे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से। क्या होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, F12 इंटू A1, ठीक है, जो ये है वही आप यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू F21 जो पहले आया वही आप यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज A2। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप F21 यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F21 आप लिख सकते हैं F12 इंटू A1 अपॉन A2। अब F12 का वैल्यू कितना निकाला, 1 निकाला था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको आप 1 लिख देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस A1 अपॉन A2। नाउ दिस एरिया A1 इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस एरिया A2 इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहां से रेडिएशन हो रहा है इसका जो इनसाइड एरिया होगा दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। सो यू विल कैंसिल दिस ऑल, you will get 1 minus 1 upon 2 which is 0.5। so this answer is so close, but यहाँ पे पता नहीं आर के जैन में क्या दिया है, वो गलत दिया है। which of the following diagram represent correctly the गैस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। देखिए भाई, चाहे कोई सा भी यहाँ पे काउंटर फ्लो हो या चाहे पैरेलल फ्लो हो, वो चाहे गैस के लिए हो या किसी के लिए भी हो, डायग्राम सेम ही रहेगा। तो पैरेलल फ्लो तो हमें पता है कि भाई पहले हमारे पास इस तरीके से डायग्राम बनता है, ये हमारा हॉट फ्लूइड होगा, फिर हमारा कोल्ड फ्लूइड होगा जो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पैरेलल फ्लो के लिए। काउंटर फ्लो के लिए हॉट फ्लूइड ऐसे जाएगा और कोल्ड फ्लूइड उसी की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आपका काउंटर फ्लो के लिए पूछ रहा है, तो आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्टेनलेस फिन थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है ऑफ ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए जो भी ये क्वेश्चन है
इसमें आपको पूछ रहा है द हीट डिसिपेटेड बाय द फिन सरफेस विल बी। तो इसको सॉल्व करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी है। आपको यहाँ पे कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना होगा, बट मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि हीट डिसिपेट कितना होता है किसी एक सरफेस से। तो इसी को आप लिखते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है के ए डी टी बाई डी एक्स। बट यहाँ पे क्या पूछता है, ये किसी सरफेस से पूछ रहा है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि dt तो dt ही रहेगा और x अपॉन के ए दैट इज l अपॉन के ए आप ऐसे ही लिखेंगे, बट चेंज आएगा बस इस टर्म में। और ये टर्म क्या होती है, ये टर्म होती है रूट h अपॉन h इंटू ए अपॉन p इंटू के। ठीक है, p इंटू के। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है और इसी से ही आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर टू द थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू प्रांड्टल नंबर वेयर n इज। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो तो आपके पास प्रांड्टल नंबर होता है और वहां पे आपका n भी यूज होता है पावर में, जिसका वैल्यू होता है -1/3। Consider following parameters: temperature of the surface, emissivity, temperature of the air in the room, length and diameter of the pipe. The parameter responsible for loss of heat from hot surface in room without fans would include. तो देखिए यहाँ पे आपके पास कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हीट लॉस के लिए किसी एक हॉट पाइप में। ठीक है ना, हॉट पाइप सरफेस में किसी भी रूम में है और कोई भी यहाँ पे फैन नहीं है, तब की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, एमिसिविटी ऑफ द सरफेस, और यहाँ पे इसके जो है सभी के सभी आंसर रहेंगे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है लिस्ट को। तो सबसे पहला है इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था E1 E2 अपॉन E1 प्लस E2 माइनस E1 E2, यही था। तो इसी का फॉर्म आपको दिख रहा होगा, दूसरा फॉर्म यहाँ पे तीसरा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका इसका तीसरा रहेगा, ये तो क्लियर है। तो ए का तो हो गया 3, बी सी डी, बी का देखिए कंप्लीटली एनक्लोज बॉडी है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होगा सिंपल E1। कोई एक बॉडी है उसके लिए कितना होगा, E1 होगा। टू रेक्टेंगल्स विद कॉमन साइड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो रेक्टेंगल है जिनके लिए जिनकी जो कॉमन साइड है, ठीक है ना, कॉमन साइड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी आप उसके लिए निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला निकलता है आपका E1 E2। ठीक है ना, उसके लिए फॉर्मूला निकलता है E1 E2। और कोसेंट्रिक सिलेंडर्स के लिए तो ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यही दिख रहा है, तो ये होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, बी का हमने किया, देखिए ए का हो गया 3, बी का हमने किया हमारा 2 और बी का हमने किया क्या 1, बी का 1, बी का हमने किया 1, सी का हमने किया 2 and then 4। 3 1 2 4 is the right answer, which is the D option, D is the right answer। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें। तो विंडो ग्लास के लिए क्या होता है, विंडो ग्लास के लिए देखिए सबसे बेसिक सी चीज है रेडियोसिटी। रेडियोसिटी क्या होती है, इट इज द रेट एट विच रेडिएशन लीव्स ऑन सरफेस। सो दिस इज 3 रेडियोसिटी। ठीक है, पता चल गया हमें। कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें जो भी हमारे पास वेवलेंथ है, जो भी इसमें एब्जॉर्प्शन है एमिशन है वो लिमिटेड रहता है ड्यू टू इट्स सर्टेन बैंड्स ऑफ वेवलेंथ। तो इसके लिए आंसर 2 रहेगा। अब आती है बात विंडो ग्लास और ग्रे सरफेसेस के लिए। तो कई बार हम इस विंडो ग्लास को लिख लेते हैं कि ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस, बट ऐसा नहीं है, ये सभी रेडिएशंस को अपने से पास करता है। इसीलिए इसका जो आंसर बचा वो अब यही बचा, एमिसिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। हालांकि ग्रे सरफेस के लिए भी वही है, बट ग्रे सरफेस के लिए ये ज्यादा बेहतर है कि ट्रांसपेरेंसी टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस, बिकॉज हमें लगता है कि विंडो ग्लास होगा तो ट्रांसपेरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ABCD हम आंसर कर सकते हैं कि A का हो गया हमारे पास 1, B का हो गया आपका 4 और C का हो गया 2 एंड D का हो गया आपका 3। 1 4 2 3 इज द राइट आंसर, इसलिए A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच करना है। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ ए थर्मोमीटर ऑफ रेडिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि टाइम कांस्टेंट ऑफ अ थर्मोमीटर ऑफ रेडियस R0 क्या होता है। तो आपको पहली बात तो पता होगा बायोट नंबर क्या है, सीधा सीधा। और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि नसेल्ट नंबर क्या है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। तो बायोट नंबर तो आप निकालते हैं कि भाई आपका इंटरनल में कितना कंडक्शन है और कंपेयर टू
आपका कितना कन्वेक्शन है बाहर। तो बायोट नंबर को आप सीधे सीधे लिखते हैं कि आपका अंदर कितना कंडक्शन है, L अपॉन के ए अपॉन 1 अपॉन एच ए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, ये एच एल अपॉन के, बट यहाँ पे रेडियस है तो आर नॉट आप ले लेंगे। ठीक है, आर नॉट ले लेंगे तो एच आर नॉट अपॉन के, दो फॉर्मूले हैं। ये यहाँ पे होता है सॉलिड, तो इसीलिए इसका रहेगा बी वाले का, तो आपको याद होना चाहिए ये। अब नसेल्ट नंबर का क्या होगा, फिर ये होगा। और टाइम कांस्टेंट वाले का क्या होगा, टाइम कांस्टेंट वाले का होगा ये। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, बाकी देयर इज नो अदर way to learn this. You have to just remember it by repeating it again and again and again. Now, क्रिटिकल थिकनेस कितनी होती है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ये भी आपको पता होगा, ये भी इजी था। ठीक है, तो ये कितना होता है, के बाई एच होती है। ठीक है, के बाई एच होती है किसके लिए, किसी वायर के लिए, क्योंकि वो एज अ सिलेंडर है। अगर स्फेयर होता तो 2 के बाई एच होता। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, तो आप देखें, अगर पहले का हमने किया था, पहले का हमने किया था 4, पहले का 4। ठीक है, एक और ऑप्शन है 4 वाला। दूसरे का हमने किया था बायोट नंबर का, हमारा था बायोट नंबर का था 3, तो 4 3 2 1 इज द राइट आंसर, 4 3 2 1। ठीक है, ये इसका सही रहेगा, ए इज द राइट आंसर। हीट पाइप इज वाइडली यूज नाउअडेज बिकॉज इट एक्ट्स एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसका आंसर बी रहेगा। मैच करें इसमें भी, तो रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ये होता है आपका रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बेसिक वाला क्या है इसमें, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है क्या, वाटर कूलिंग टावर, सिंपल। ठीक है, दूसरा आपको ये भी पता होगा कि कंडक्शन अगर आपका स्फेरिकल वॉल से होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए लंग स्टॉर्म एयर हीटर होता है। ठीक है ना, उसमें एग्जाम्पल में। ठीक है, और कौन से में कंडक्शन थ्रू अ सिलेंड्रिकल वॉल होता है, तो इसका आंसर रहता है आपका, इसका आंसर रहता है, देखिए दो चीज तो क्लियर हो गई, दो ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर हो गए। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं भी है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर हमने कहा 1 है, तो मतलब कि बी का तो 1 होगा, तो ये तो क्लियर है बी का 1 होगा। और डी का क्या होगा, डी का होगा 2, डी का होगा 2, तो डी का 2 एक ही जगह दिख रहा है और बी का 1 भी एक ही जगह दिख रहा है। बाकी आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे कि रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर का होता है हाइपरबोलिक कर्व और इसका होता है लॉगरिथमिक। ठीक है, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना होगा कि रिजनरेटिव में हाइपरबोलिक होगा, तो इसका आंसर बी सही रहेगा, 3142 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन करंट कैरिंग कंडक्टर्स इफ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज लेस देन क्रिटिकल रेडियस द एडिशन ऑफ इंसुलेशन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इज डिजायरेबल एज। इसने क्वेश्चन कुछ और पूछा और बोल कुछ और रहा है। क्वेश्चन इसने ये पूछा कि यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं हम इंसुलेशन, वो किस लिए कर रहे हैं, किस लिए वो डिजायरेबल है। ऑब्वियसली बात है, हम चाहते हैं कि हीट लॉस कम हो, सो टू रिड्यूस दी हीट लॉस फ्रॉम द कंडक्टर। बट अगर आप ऐड करते रहें, कब तक, आपका जब तक क्रिटिकल रेडियस नहीं आ जाता तब तक अगर आप ऐड कर रहे हैं तो हीट लॉस विल इंक्रीज, हीट लॉस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट लॉस बढ़ेगा जब तक आप आरसी तक नहीं पहुंच जाते, उस क्रिटिकल रेडियस तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि आपका अभी जो रेडियस है वो क्रिटिकल रेडियस से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप कैरिंग सैचुरेटेड स्टीम इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ इंसुलेशन एंड एक्सपोज्ड टू एम्बिएंट एयर, द थर्मल रेजिस्टेंस आर एज शोन इन द फिगर बिलो। ये है एक स्टीम का थर्मल रेजिस्टेंस, एक है पाइप का, एक है इंसुलेशन का और एक है एयर का। तो देखिए यहाँ पे जो इंसुलेटर है, देखिए रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा प्रोवाइड कौन करेगा, इंसुलेटर तो करेगा ही करेगा। दूसरी बात, एयर करेगा या पाइप करेगा या स्टीम करेगा, वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए एयर क्या है, एयर में कंडक्टिविटी कम है, इसलिए वो एयर जो है वो बिहेव करती है आपका रेजिस्टेंस की तरह, मतलब कि आप कह सकते हैं एज अ इंसुलेटर। तो इसीलिए इंसुलेटर की तरह एयर भी बिहेव करेगी। तो कंडक्टिविटी आपकी पाइप की ठीक होती है, तो कंडक्टिविटी इसकी तो ज़्यादा है, स्टीम की भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर। तो यहाँ पे जो एयर है और जो इंसुलेटर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, तो एयर और किसका, इंसुलेशन का। तो स्टीम एंड पाइप का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू इंसुलेशन और एयर के, बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है, ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करेंगे। मैच लिस्ट, इसमें भी मैच करना है, तो देखिए जहां पे मोमेंटम है वहां पे क्या होगा, वहां पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो गई या मोशन की बात हो गई तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मास ट्रांसफर है तो डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन में मास ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर है तो थर्मल डिफ्यूजिविटी, सिंपल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, पहले का हो गया आपका 2, देन 3 एंड
than 1. 231 is the right answer. 231A. A heat exchanger with heat transfer surface. देखिए ये अगेन एनटीयू का फॉर्मूला आ गया. एनटीयू का फॉर्मूला इज AU अपॉन C1 या AU अपॉन C2. जो छोटा होगा तो C2 छोटा है, C2 छोटा है, इसलिए A इज द राइट आंसर. ठीक है, मिनिमम को लेते हैं ना यहाँ पे, मिनिमम स्पेसिफिक हीट को लेते हैं यहाँ पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स. फिन्स आर इक्वली इफेक्टिव इरिस्पेक्टिव ऑफ, इसमें हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे. फिन्स आर इक्वली इफेक्टिव इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर ऑन द हॉट साइड और कोल्ड साइड ऑफ द फ्लूइड. ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो इफेक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि जिस चीज के लिए उसका यूज किया जा रहा है उस चीज के लिए उसका मतलब वो अगर हॉट साइड है तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा इफेक्टिव होंगे. कोल्ड साइड है तो कम काम करेंगे क्योंकि वहां पे उनका काम नहीं रहता, क्योंकि फिन्स का काम ही है कि हीट को ट्रांसफर करना है, हीट को ट्रांसफर करना. तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत रहा. नेक्स्ट है द टेम्परेचर अलोंग द फिन्स इज वेरिएबल एंड हेंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वेरीज अलोंग द एलिमेंट ऑफ द फिन. क्योंकि वो स्टडी स्टेट हीट फ्लो तो है नहीं, क्योंकि हमने कहा कि जो भी हमारे पास फ्लो होते हैं हीट के वो स्टडी स्टेट नहीं हो सकते हैं, इट विल बी अनस्टडी, बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है या टेम्परेचर जो है वो चेंज करता है टाइम के साथ साथ और हर एक पोजीशन पे भी वो सेम नहीं होता है. तो यहाँ पे दूसरा आपका सही है. तीसरा, द फिन्स मे बी मेड ऑफ मटेरियल दैट हैव हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन द मटेरियल ऑफ द वॉल. ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है. चौथा है फिन्स मस्ट बी अरेंज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जो भी आपका वर्किंग फ्लूइड का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर ही हम फिन्स को लगाते हैं. तो क्या ये सही है? ये सही है, तो चौथा भी सही है. 2 and 4 आर करेक्ट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा. एडिशन ऑफ फिन टू द सरफेस इंक्रीजेस द हीट ट्रांसफर इफ दिस इज. इसको क्या करा जाता है, इसको हम 1 लेते हैं या 1 से कम लेते हैं या 1 से ज्यादा लेते हैं, तो याद रखिएगा इट विल बी लेस देन 1. ठीक है, एडिशन ऑफ फिन टू द सरफेस इंक्रीजेस द हीट ट्रांसफर इफ दिस वैल्यू HA अपॉन KP इज लेस देन, उसका रूट जो है वो 1 से कम होता है. A cube at high temperature is immersed in a constant temperature bath. It loses heat from its top, bottom and side surfaces with heat transfer coefficient H1, H2 and H3 respectively. The average heat transfer coefficient for the cube is, कोई क्यूब है हमारा, हमने उसको बाथ में डाला और बाथ में डाला तो उस बाथ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, बट इस क्यूब का कितना टेम्परेचर है हमें नहीं पता, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है और हीट ट्रांसफर हो रहा है, अदरवाइज हीट ट्रांसफर होता ही नहीं. तो यहाँ पे जो बात है उसका टेम्परेचर कुछ होगा, ठीक है, कुछ होगा. और ये जो हमारे पास जो क्यूब है उसका टेम्परेचर हाई है, इसलिए क्या कर रहा है, हीट को लॉस कर रहा है. कुछ हीट ये लॉस कर रहा है अपने साइड से, तो साइड से भी हीट लॉस कर रहा है और ऊपर से भी कर रहा है और बॉटम से भी कर रहा है. और जो टॉप से कर रहा है उसके लिए इसने कह दिया वो H1 है, जो साइड से कर रहा है उसके लिए इसने दे रखा है H2 और रिस्पेक्टिवली H3. ठीक है ना, बॉटम के लिए इसने कह रखा है H2, ठीक है, और साइड के लिए क्या रखा है H. तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही होगी, ऊपर से जो हो रही है उसको इसने क्या रखा है यहाँ पे H1, साइड से जो हो रही है, ठीक है, बॉटम से जो हो रही है उसको H2 कह दिया और साइड से जो हो रही है उसे H3 कह दिया. साइड यहाँ से भी सभी चारों फेसेस से और ऊपर नीचे के फेसेस से अलग हो रही है H1 और H2. तो ये हमारे पास है, तो हमें बताना है एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना होगा. तो देखिए एक तो तरीका इसका ये है, दो तरीके हैं इसके. पहला तरीका जो है वो मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है, जो कि आपका आर्केजन में भी दिया है आपको, कि अगर आप देखें तो टॉप लेयर को अगर आप एक रेजिस्टेंस मान लें कुछ इस तरीके से, उसके पैरेलल ही आप नीचे वाला रेजिस्टेंस मान लें, ये रेजिस्टेंस, और उसके पैरेलल कोई तीसरा रेजिस्टेंस ये मान लें. ठीक है, 3 रेजिस्टेंस मान लें. एक तो आपका H1 ऊपर वाली लेयर के लिए, एक आपका बीच का जितना पोर्शन है, जितने भी साइड वाली लेयर्स हैं, जितने भी साइड वाले स्लैब हैं या कहें साइड सरफेसेस हैं उनके कारण, और यहाँ पे नीचे वाला H2. तो ये हो गया आपका R1, R2, R3 एंड R2. अब अगर आपको तीनों को ऐड करना है तो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, दैट विल बी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट निकलेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3. ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है H इक्विवेलेंट, एवरेज हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है. तो देखिए एवरेज हीट ट्रांसफर अगर आप निकालें तो आपको पता होगा कि H को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं RTH, R इज इक्वल टू 1 अपॉन H है, मतलब कि H इज
inversely proportional to it. Therefore, we can write H equivalent will be H1 plus H2 plus H3 in simple terms. ठीक है, H1 प्लस H2 प्लस H3। तो सिंपल टर्म में आप इसका ए आंसर सही करेंगे, बट इसका दूसरा मेथड है जिससे आप इसको नन ऑफ द अबव आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बेहतर है अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका ए टिक करें, क्योंकि आपको मोस्टली जगह यही दिखेगा। बट फिर भी आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पूरा यहाँ पे एवरेज हीट ट्रांसफर निकालना है आपको, तो आपने लिख लिया क्यू एवरेज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपने कहा Q1 के कारण कितना हो रहा है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं HA डेल टी, HA डेल टी, ठीक है, सब कुछ एवरेज है इसमें। अब देखिए Q1 क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं H1। एरिया आपने देख लिया, यहाँ पे एरिया कितना होगा, देखिए एरिया यहाँ पे कितना होगा, तो एवरेज की बात कर रहे हैं, तो मतलब सारे के सारे सरफेसेस आ जाएंगे। कितने सरफेस हैं टोटल, 6 सरफेस हैं। तो यहाँ पे जो टोटल होगा वो कितना होगा, H इंटू, ठीक है, मैं इसको इरेज करूं, आप इसको लिखेंगे पूरा टोटल लिखें अगर, तो ये हो जाएगा H इंटू 6A इंटू डेल टी। हम दूसरा मेथड देख रहे हैं, हमने कहा H तो H ही है, बट एरिया कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया 6A इंटू क्या हो गया, डेल टी। ठीक है, ये क्या हो गया, H1 इंटू ए इंटू डेल टी प्लस H2 इंटू ए इंटू डेल टी प्लस H3, 4 साइड्स हैं तो क्या लिखेंगे, H3 प्लस 4A इंटू डेल टी। ठीक है, तो एरिया तो सब जगह कैंसिल हो ही गया, एरिया हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस भी आपने कहा, क्योंकि यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम है तो जो टेम्परेचर डिफरेंस भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस 6H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 एंड वी कैन राइट H4H3 है, ठीक है, 4H3 है, तो मतलब H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस 4H3 अपॉन 6 इज द राइट आंसर। यहाँ पे नन ऑफ द अबव हम करेंगे डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट चांसेस जब आएंगे मोस्टली आप ए ऑप्शन को प्रेफर करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये है हमारा, इसमें पूछ रहा है इक्विवेलेंट एरिया कितना होगा। कोई भी आपका सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और सेम यहाँ पे हीट फ्लो इज डिजायर्ड इन द सेम फॉर्म एज दैट फॉर हीट फ्लो थ्रू अ प्लेन वॉल्स। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट एरिया आपको बताना है। तो इक्विवेलेंट एरिया आप लिखते हैं, कभी भी आप इक्विवेलेंट एरिया लिखें तो आप ये लिखते हैं A2 माइनस A1 अपॉन लॉग A1 बाई A2 विच इज D। ठीक है, तो D आंसर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखिए स्टीवन बोल्ट्जमैन T टू द पावर 4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ दिख रहा है, Q इज इक्वल टू HA डेल T, यहाँ। फूरियर्स लॉ Q इज इक्वल टू KA dt by dx और dt by det by L दिस। किरचॉफ्स लॉ बचा यही, तो किरचॉफ लॉ ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना, अल्फा इज इक्वल टू E अपॉन EB। ठीक है, E अपॉन EB। दिस इज द एमिसिव पावर फॉर एनी बॉडी एंड एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी वो किसके इक्वल होती है, एब्जॉर्प्टिविटी के इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। तो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हमें पता है कि ऑप्शन क्या हो गया, पहले का हो गया 4, देन हो गया आपका 1, 4 1 3 2, 4 1 3 2 इज द राइट आंसर विच इज A। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन रहे और हमारा आरके जैन फिनिश हो गया। तो हम इसके बाद कुछ नए क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें हम RRB JEE के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।